गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज पादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंचाई से संबंधित, इरिगेशन सिस्टम। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनकी बात कर रहे थे। सर्वप्रथम हमने बात की थी भांखड़ा नांगल परियोजना की, और उसमें हमने देखा था कि भांखड़ा नांगल परियोजना का सर्वप्रथम विचार किसने दिया और उसका जो निर्माण कार्य है वो कब शुरू किया गया, कब उसकी निर्माण कार्य की अवधि पूर्ण हो गई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि उस पर कुछ बांध भी बनाए गए हैं, उनमें से कुछ बांधों की बात की थी। जैसे हमने बात की थी भांखड़ा बांध की, उसके उद्देश्यों की हमने बात की थी कि भांखड़ा नांगल जो परियोजना है इस परियोजना का उद्देश्य क्या था। तो उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। भांखड़ा नांगल परियोजना, इसमें हमने बात की थी भांखड़ा बांध की बात की थी हम, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में। भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक संबोधन से कहा था कि ये बांध क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ये भी इन्होंने स्पष्ट किया था। और इसमें एक गोविंद सागर झील भी है जो लगभग 85 किलोमीटर लंबी और लगभग बात करें तो 8 किलोमीटर चौड़ी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा एक बांध बनाया गया है नांगल बांध। ये जो नांगल बांध बनाया गया है, ये देखिए, ये भांखड़ा बांध आपका, इस भांखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे कौन सा बांध बनाया गया है, नांगल बांध बनाया गया। भांखड़ा बांध से जस्ट आगे 13 किलोमीटर पर कौन सा बांध बनाया गया, इसके नीचे नांगल बांध बनाया गया। ये बांध क्यों बनाया गया है? ये बांध इसलिए बनाया गया है कि जो भांखड़ा का जो जल है उस जल के संतुलन हेतु, अगर यहाँ पर जल ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक बांध और बनाया गया है। मतलब इसके भांखड़ा बांध के भार को कम करने के लिए, ठीक है, क्या बनाया, नांगल बांध बनाया। मतलब इसके संतुलन के लिए, जल के संतुलन के लिए किसका निर्माण किया गया, नांगल बांध का निर्माण किया गया। और ये लगभग 29 किलोमीटर क्या है, ऊंचा पाया जाता है। ये जो नांगल बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 29 किलोमीटर। लंबाई लगभग 315 मीटर के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। चौड़ाई की बात करेंगे 121 मीटर चौड़ाई। छोटा डैम है, लेकिन इसका मुख्य कार्य यही है कि भांखड़ा बांध के दबाव को कम करना या उसका नियंत्रण करना, इसका मुख्य कार्य है। और जो नियंत्रण किया जाता है वो जल का संतुलन किसके माध्यम से, यहाँ देखिए लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं जिससे जल को संतुलित किया जाता है या उसका
नियंत्रण किया जाता है। तो ये बांकड़ा बांध हो गया और ये आपका इससे आगे नांगल बांध हो गया। अब देखिए इन बांधों पर क्या बनाया गया है, विद्युत ग्रह बनाए गए। उन विद्युत ग्रह की हम बात करेंगे। अब ये जो विद्युत ग्रह बनाए गए हैं ये जल विद्युत ग्रह हैं, ठीक है। इस परियोजना के तहत कितने जल विद्युत ग्रह बनाए गए हैं? 3 जल विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। पहला जो है वो कहाँ बनाया गया है, देखिए नांगल बांध पर है प्रथम जल विद्युत ग्रह। नांगल बांध है और नांगल बांध से आगे यहां पर लगभग 19 किलोमीटर दूर प्रथम जो बनाया गया है वो बनाया गया है गंगवाल में। कहाँ? गंगवाल में। प्रथम जल विद्युत ग्रह है लगभग नांगल बांध से 19 किलोमीटर दक्षिण में बात करेंगे तो कौन सा जल विद्युत ग्रह है? गंगवाल जल विद्युत ग्रह है। गंगवाल नामक स्थान है, वहां पर ये जल विद्युत बनाए गए। फिर कुछ दूरी पर बात करेंगे, लगभग 20 किलोमीटर की बात करते हैं तो दूसरा आता है कोटड़ा। कौन सा आता है? कोटड़ा या कोटला। दूसरा जल विद्युत ग्रह कहाँ है? कोटला में है या कोटड़ा में है, ठीक है। और तीसरा जो शक्ति ग्रह है, जल विद्युत ग्रह है, वो कहाँ पर बनाए गए? फिर आगे तृतीय रोपड़ में, पंजाब के अंदर रोपड़ में ये जल विद्युत ग्रह बनाए गए। तो 3 जल विद्युत ग्रह हैं और इन तीनों जल विद्युत ग्रहों से लगभग 77 मतलब 77 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता इसमें स्पष्ट हुई है। मतलब प्रत्येक विद्युत उत्पादन, इनमें से प्रत्येक की बात करेंगे, प्रत्येक की विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 77 जो मेगावाट है वो मेगावाट इनकी विद्युत उत्पादन की क्षमता है प्रत्येक जल विद्युत ग्रह। 3 जल विद्युत ग्रह के नाम आपको याद रखने, गंगवाल, कोटला या कोटड़ा, दूसरा है कोटला, तीसरा है रोपड़। तो 3 जल विद्युत ग्रह हैं बांकड़ा नांगल परियोजना पर। अब देखिए बांधों की भी बात कर ली, जल विद्युत की भी बात कर ली। अब बात करेंगे इसकी नहर प्रणाली की कि बांकड़ा नहर प्रणाली में कौन कौन सी अन्य नहरें हैं, उन नहरों की हम बात करेंगे। चलिए बांकड़ा नहर प्रणाली की बात करते हैं हम। देखिए बांकड़ा बांध से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं और जिसमें से मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इनका? मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे अन्य उद्देश्य हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो क्या उद्देश्य था? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को सिंचाई प्रदान करने हेतु जल की आपूर्ति करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना क्या था इनका? मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए इसमें कौन कौन सी नहरें हैं। पहली नहर आती है आपकी बांकड़ा। बांकड़ा जो नहर है वो कहाँ से? अभी हमने देखा पंजाब का जो क्षेत्र था रोपड़,
रोपड़ से लेकर टोहाना, रोपड़ से लेकर टोहाना, टोहाना कहाँ है? हिसार जिले में। रोपड़ से लेकर टोहाना तक क्या है, इस नहर को बनाया गया है या इसका निर्माण किया गया है। अब देखिए ये नहर क्या है, दो शाखाओं में विभक्त होती है। इस प्रकार से ये इसकी मुख्य शाखा है जो टोहाना तक जाती है, और ये रोपड़ है। ठीक है, ये तो मुख्य शाखा तो क्या है, पलस्तर युक्त है। क्या है? पलस्तर युक्त है, पक्की नहर है। लेकिन जो दूसरी शाखा है ये पलस्तर युक्त नहीं है, और ये कहाँ जाती हैं? फतेहाबाद। कहाँ जाती हैं? फतेहाबाद जाती हैं। हरियाणा के अंतर्गत फतेहाबाद है, वहाँ पर ये नहर जाती है। लेकिन ये क्या है? बिना पलस्तर युक्त है। ये क्या है? पलस्तर युक्त है, जो मुख्य नहर है। अब इसकी लंबाई की बात करेंगे भाखड़ा नहर की, तो अन्य जो जितनी भी शाखाएं हैं, शाखाओं सहित 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। किसकी? भाखड़ा नहर की। ठीक है, दो शाखाओं में विभक्त होती है। जो मुख्य शाखा है वो पलस्तर युक्त है, जो फतेहाबाद जाती है वो बिना पलस्तर युक्त पाई जाती है। रोपड़ से टोहाना तक है और 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई की बात करेंगे शाखाओं सहित है तो वो पाई जाती है। दूसरी एक नहर आती है बिष्ट दोआब नहर। बिष्ट दोआब नहर। अब देखिए बिष्ट नहर कहां पर है? ये क्या है? ये सतलज नदी है और रोपड़ नामक स्थान है। इस रोपड़ नामक स्थान पर क्या है? दाएं भाग पर क्या है? एक नहर निकाली गई है। वो कौन सी नहर है? बिष्ट दोआब नहर। सतलज नदी के दाएं किनारे पर रोपड़ नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई है? बिष्ट दोआब नहर निकाली गई है। और इस नहर के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब के क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करना। और पंजाब के मुख्य क्षेत्रों की बात करेंगे तो जालंधर, होशियारपुर, या हम बात कर सकते हैं पूर्वी पंजाब के क्षेत्र की। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे, बिष्ट दोआब नहर की कुल लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1090 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई पाई जाती है। ठीक है, देखिए ये जो नहर है ये सतलज नदी के दाएं किनारे पर रोपड़ नामक स्थान से निकाली गई है। इसका मुख्य कार्य क्या था? पंजाब के क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करना। और वो क्षेत्र कौन से थे? जैसे हम बात करते हैं जालंधर, जैसे हम बात करते हैं होशियारपुर, या पूर्वी पंजाब का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए एक नहर और आती है तीसरी, सरहिंद नहर। ये भी क्या है? भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत
बनाई गई है। और भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत जो सरहिंद नहर बनाई गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्वी पंजाब के क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना। तो इन दोनों नहरों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो नहरें हैं, इनमें मुख्यतः किस क्षेत्र को लाभ ज़्यादा पहुंच रहा है? इस क्षेत्र में इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये पंजाब के क्षेत्र को यहाँ ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है इन दोनों नहरों से। भाखड़ा की बात करेंगे तो भाखड़ा से राजस्थान को क्या है? लाभ पहुंचता है भाखड़ा नहर से। इन दोनों नहरों से पंजाब को पहुंचता है। अब रह गया कौन सा? अब रह गया आपका हरियाणा। उसकी हम बात करते हैं हरियाणा की। चौथी जो है आपकी नरवाना नहर। कौन सी नहर है? नरवाना नहर। अब देखिए, ये है भाखड़ा नहर, और भाखड़ा नहर से आगे एक नहर और निकाली गई है, नरवाना नहर। जस्ट भाखड़ा नहर से आगे बात करेंगे तो आगे कौन सी निकाली गई है? नरवाना नहर। लगभग बात करें तो ये निकाली गई है 15 किलोमीटर आगे। कहाँ पर? भाखड़ा नहर जहाँ से उद्गम होता है उससे आगे 15 किलोमीटर आगे कौन सी नहर निकाली गई है? वो निकाली गई है नरवाना नहर। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य क्या था? वो सिर्फ इसका उद्देश्य था, वो था सिरसा शाखा को जल प्रदान करना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक ये भी है कि करनाल जो जिला है, करनाल जिले के अंतर्गत सिंचाई प्रदान करने के लिए इस नहर का क्या किया गया? निर्माण कार्य शुरू किया गया। तो देखिए, जो नरवाना नहर बनी है, उस नहर से आपको क्या चीज़ स्पष्ट होगी कि इसका जो लाभ है वो कहाँ जा रहा है? हरियाणा राज्य को जा रहा है। तो हमने राजस्थान की भी बात कर ली। राजस्थान को भी इस नहर प्रणाली के तहत क्या है? भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत जल पहुँचता है, उससे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं पंजाब को भी और हरियाणा को भी। और यही हमने बात की थी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, और वो हमें यहाँ पर स्पष्ट भी हुआ है। और देखिए, सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण क्या है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों में क्या है? जो गेहूं, चावल, गन्ना, ये जितनी भी फसलें हैं, इन फसलों के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, किसके कारण हुई है? पर्याप्त जल की आपूर्ति होने के कारण। और इन क्षेत्रों में समय रहते क्या किया गया है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ उत्पन्न हो रही है तो बाढ़ का निराकरण किया गया है। ठीक है, जल को एक सिस्टमेटिक ढंग से या उसको कंट्रोल करके। और दूसरी बात करें तो सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो वहाँ पर जल की आपूर्ति करके उन सूखा जैसी समस्याओं का निराकरण किया गया है। और साथ साथ में क्या चीज़ देखी गई है? जो हमने जल विद्युत देखा है, जल विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इन जल विद्युत ग्रहों के बनाने के कारण क्या है? जो जल विद्युत है वो बिल्कुल क्या सस्ती दरों पर प्राप्त होने लगी। और सस्ती दरों पर प्राप्त होने लगी, इससे क्या है? नलकूपों में वृद्धि हुई। अब आप सोच रहे होंगे सर, नलकूपों में सस्ती दरों का क्या मतलब है? जल विद्युत सस्ती दरों पर मिलेगी तो नलकूपों को स्थापित किया गया, और उस पर जो इंजन लगता है उसमें जल विद्युत की आवश्यकता होती है। और जब जल विद्युत
जो दरें हैं वो दरें क्या हैं, सस्ती हैं, तो हम बिल्कुल आसानी से नलकूपों को निर्माण कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जल विद्युत जैसे ही पूर्ति होने लगी तो नलकूपों का क्या हुआ, विस्तार होना शुरू हो गया, जिससे भी क्या है, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर प्रतीत हो रही हैं। तो ये हमने देखा। और एक अगली नदी घाटी परियोजना की बात करेंगे, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।